नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी को कवर करने वाले हैं। और क्या है वो थ्योरी, तो उस थ्योरी को आज हम लोग देखते हैं। तो जिस थ्योरी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है संचयी कारणत्व सिद्धांत, क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी। इस थ्योरी को गुरनाल मिर्डाल ने दिया है। तो इस थ्योरी में किस चीज़ की बात करते हैं गुरनाल मिर्डाल, उसी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या है संचयी कारणत्व सिद्धांत और क्या इस थ्योरी से इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं उन सारी चीज़ों को आज हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी की। तो जो क्यूमुलेटिव कॉजेशन शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वीडन के अर्थशास्त्री गुन्नाल मिर्डाल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन अमेरिकन डिलेमा में सन 1944 ईस्वी में किया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गुन्नाल मिर्डाल का जो बुक था एन अमेरिकन डिलेमा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कब पब्लिश हुआ था, तो 1944 में ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस पुस्तक में गुन्नाल मिर्डाल प्रादेशिक विकास की बात करते हैं, यानी रीजनल डेवलपमेंट की बात करते हैं गुन्नाल मिर्डाल। किस पुस्तक में, तो एन अमेरिकन डिलेमा में। और कहते हैं क्या कि प्रादेशिक विषमता आर्थिक विकास के प्राकृतिक परिणाम तथा बाजार की ताकतों के अपरिहार्य परिणाम है। इस स्टेटमेंट को आप एक बार दो बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रादेशिक विषमता यानी रीजनल इम्बैलेंस आर्थिक विकास के यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्राकृतिक परिणाम है, यानी नेचुरल रिजल्ट है, तथा बाजार की ताकतों का अपरिहार्य परिणाम है, यानी जो मार्केट का पावर है उसी का रिजल्ट है। क्या, तो प्रादेशिक विषमता यानी रीजनल इम्बैलेंस। ठीक है। मिर्डाल आगे कहते हैं कि कोई भी प्रदेश तब तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक कि वह किसी दूसरे प्रदेश को बुरी तरह प्रभावित ना किया हो। मतलब क्या है कि इनका कहने का मतलब ये था कि कोई भी रीजन है, कोई भी एक प्रदेश है, वो तब तक प्रोस्पेरिटी उस रीजन में नहीं आ सकता है जब तक कि वह रीजन किसी दूसरे रीजन को एकदम बैडली इफेक्ट ना किया हो। यानी दूसरे को नुकसान पहुंचाकर ही कोई क्षेत्र एक खुशहाल हो सकता है, ये मिर्डाल का कहना था। यहाँ मिर्डाल संसाधन की बात करते हैं, रिसोर्सेज की बात करते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन सभी जगह एक समान वितरित नहीं है। इस चीज़ को आप भी भली भांति समझते हैं कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हर एक स्थान पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, असमान रूप से वितरित है। जैसे कि आप कोयला को ही ले लें, तो कोयला क्या पूरे दुनिया में एक समान वितरित है? नहीं है। लौह अयस्क आयरन ओर की बात करें या दुनिया में किसी भी नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो दुनिया में हर जगह एक समान इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसी बात को मिर्डाल कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन सभी जगह एक समान वितरित नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका और भी रीज़न है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, वो अलग अलग कालों में हुआ है। तो इसीलिए पूरे पृथ्वी पर या पूरे दुनिया में प्राकृतिक संसाधन एक समान वितरित नहीं है। मिर्डाल का मानना है कि जब तक हम संसाधन संपन्न प्रदेश से संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं हो सकता। इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मिर्डाल क्या कहते हैं
कि जब तक हम संसाधन संपन्न प्रदेश से यानी कि रिसोर्सफुल रीजन से संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे यानी रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास संभव नहीं हो सकता है। यानी दुनिया में कोई भी देश अगर आज विकसित है तो वो देश या वो प्रदेश कहीं ना कहीं संसाधन संपन्न क्षेत्र से संसाधनों का आयात किया है, उस क्षेत्र से संसाधनों का उपयोग किया है, तभी कोई भी क्षेत्र आज एक अपना विकास कर पाया है। तो इसी चीज़ को मिडाल समझाने की कोशिश करते हैं और इसी बात को इन्होंने आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ा है और कहा है कि जिस प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि ईंधन हो गया, कच्चा माल का एडवांटेज हो गया और उस प्रदेश में आर्थिक विकास की नीति अच्छी हो, वहाँ संचयी कारणत्व देखा जा सकता है। इस चीज़ को एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि आर्थिक विकास है, इन्होंने इस बात को आर्थिक विकास से जोड़ा। किस बात को? तो कोई भी संसाधन संपन्न क्षेत्र किसी विकसित देशों के लिए विकास का कारण बनती है। मतलब क्या कि अगर कोई विकसित देश है तो यह जरूरी नहीं है कि उसके पास संसाधन बहुत अधिक हो या वह राष्ट्र या वह क्षेत्र संसाधन संपन्न हो। जैसे कि आप जापान को देख सकते हैं, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, लेकिन वह एक प्राकृतिक संसाधन संपन्न देशों से क्षेत्रों से वह प्राकृतिक संसाधनों का आयात करता है, उपयोग करता है और अपने टेक्नोलॉजी के बलबूते एक विकसित राष्ट्र कहला रहा है। तो इसी चीज़ को मिडाल कहते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इस चीज़ को जोड़ते हैं और कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन में जैसे कोई फ्यूल हो गया, जैसे कच्चा तेल हो गया, पेट्रोल, डीजल या कच्चा माल, कोई भी रॉ मटेरियल किसी भी चीज़ के लिए, तो वो उस क्षेत्र के लिए एडवांटेज होता है और उस प्रदेश में आर्थिक विकास की गति अच्छी हो, वहाँ संचयी कारणत्व देखा जा सकता है। इस चीज़ को और आगे अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं मिडाल। इस प्रकार की स्थिति में सेंट्रीपिटल फोर्स काम करने लगता है, साथ ही ऐसे क्षेत्रों में पूंजी निवेश तथा मजदूरों का आकर्षण बढ़ने लगता है। यहाँ एक शब्द यूज हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रायः हम ऐसे रीजन्स के लिए यूज करते हैं, यानी अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ रिसोर्सेस नहीं है लेकिन फिर भी वह क्षेत्र डेवलप है, तो डेवलप क्यों है? तो जो भी रिसोर्सफुल रीजन है, संसाधन संपन्न क्षेत्र है, उस क्षेत्र से एक विकसित देश अपने यहाँ संसाधनों का आयात करवाते हैं और उस कच्चे माल को एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रक्रिया के माध्यम से उसे एक तैयार माल करते हैं, यानी तैयार एक उत्पाद करते हैं जहाँ पर लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं और इसीलिए उसी रिसोर्स मतलब उसी रीजन में कच्चे माल का आयात भी किया जाता है और इसी रीजन में लोग मजदूरी करने के लिए भी जाते हैं, यानी रोजगार के अवसर के तलाश में भी लोग उसी क्षेत्र की ओर जाते हैं। तो एक जो क्षेत्र है जहाँ संसाधन नहीं है फिर भी लोग उसी क्षेत्र में मूव कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि वो जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का जो आयात करवाया है और वहाँ प्राकृतिक संसाधनों के आयात करने के बाद जो एक रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, उसी रोजगार के अवसर के कारण लोग उस रीजन की तरफ मूव करते हैं और यही रीजन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। और जो
क्षेत्र सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, पूंजी निवेश अधिक होता है और मजदूर का आकर्षण भी बढ़ने लगता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और जब किसी भी रीजन में पूंजी निवेश तथा मजदूरों का आकर्षण बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे उस क्षेत्र में खुशहाली यानी प्रोस्पैरिटी आ जाती है। और यही प्रक्रिया के निरंतर चलते रहने से धन का प्रवाह एक बृहत्तर स्तर पर गरीब क्षेत्रों से अमीर क्षेत्रों की ओर गमन होता है, यानी मूवमेंट होता है, जिसे मिरडाल ने बैकवाश इफेक्ट कहा है। आगे हम लोग देखेंगे बैकवाश इफेक्ट क्या होता है। तो इस चीज़ को यहाँ समझ लीजिए कि किसी भी रीजन में जब कैपिटल इन्वेस्ट होने लगता है, पूंजी लोग लगाने लगते हैं, और जब पूंजी किसी क्षेत्र में इन्वेस्ट होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस क्षेत्र में मजदूर भी रोजगार के अवसर में जाएंगे। और यही जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और रोजगार के अवसर हैं, ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब किसी भी क्षेत्र में एक बार रोजगार के अवसर सृजित हो गए, पूंजी निवेश हो गया, तो वही क्षेत्र धीरे धीरे खुशहाल हो जाता है और वैसे क्षेत्रों में धन का जो प्रवाह है वो एक छोटे स्तर से एक बड़े स्तर में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, जिसे मिरडाल कहते हैं बैकवाश इफेक्ट। यानी जहाँ कुछ भी नहीं है वहीं से लोग एक रिसोर्स लेस रीजन में जाते हैं और पैसा कमाते हैं। अब इनका मिरडाल का एक स्टेटमेंट है, कथन है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट क्या है? तो इनका स्टेटमेंट है, कोई क्षेत्र गरीब है, क्यों? क्योंकि वह गरीब है। यही स्टेटमेंट पूछा जाता है। कोई क्षेत्र गरीब है क्योंकि यह गरीब है। यह स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये गुरनाल मिरडाल से संबंधित है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं मिरडाल ने अपने कॉम्युलेटिव कॉजेशन थ्योरी यानी संचयी कारणत्व सिद्धांत में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेल्फ रीइंफोर्समेंट, यानी क्या होता है सेल्फ रीइंफोर्समेंट? तो हम लोग देखते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनके पास अपने संसाधनों का उपयोग करने का बेहतर विकल्प होते हैं, अर्थात अपने संसाधनों के विकास के लिए या उपयोग के लिए स्वयं योजना बना सकें ताकि अपने प्रदेश का विकास आसानी से कर सकें। यानी सेल्फ रीइंफोर्समेंट का मतलब ये हुआ कि दुनिया में कई सारे रीजन ऐसे हैं जिनके पास अपने रिसोर्स का यूज करने का एक बेहतर विकल्प है, अर्थात अपने संसाधनों के विकास के लिए या उपयोग के लिए वह खुद से प्लान कर सकता है। और अगर कोई भी रीजन अपने रिसोर्स के लिए अगर प्लानिंग करता है, योजना बनाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस क्षेत्र का विकास आसानी से होगा। जब तक कोई भी प्रदेश अपने संसाधनों का अच्छे से योजना नहीं बनाकर यूज करेगा, प्लानिंग के तहत यूज नहीं करेगा, तो उस क्षेत्र का विकास अपेक्षाकृत कम हो सकता है। यही होता है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, विशियस साइकिल यानी दुस्साहस चक्र। क्या होता है? यह एक ऐसी समस्या होती है, विशियस मतलब एक समस्या, जो हमेशा किसी भी रीजन में बना रहता है और समय के साथ साथ नई समस्याएं उत्पन्न करती है और समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। इसी को हम लोग विशियस साइकिल कहते हैं। कोई भी एक रीजन को आप ले लीजिए जहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, और वो प्रॉब्लम आज से नहीं कई सालों से हो, और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो एक बड़ी समस्या में बदलते जा रहा है। इसी को हम लोग विशियस साइकिल कहते हैं। मिरडाल ने अपनी पुस्तक एन अमेरिकन डिलेमा में कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी दिए हैं जिसे हम लोग अभी देखने वाले हैं, जिसमें से पहला है ट्रिकल डाउन। क्या होता है ट्रिकल डाउन? यह कॉन्सेप्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ट्रिकल डाउन का कॉन्सेप्ट को अगर जानेंगे
उससे पहले थोड़ा सा कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो बात है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की, जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, यानी कि जो आर्थिक विकास है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था 1930 से 1970 के दशक में। सभी देशों में इस समय आर्थिक विकास के लिए प्रतिस्पर्धा देखने को मिला, यानी सभी दुनिया के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ एक दूसरे को compete कर रहे थे, यानी प्रतिस्पर्धा की भावना पूरे दुनिया में थी आर्थिक विकास को लेकर। और इसी समय गरीब तथा अमीर देशों के बीच का जो गैप था वो बढ़ता चला गया, यानी जो गरीब देश हैं वो और गरीब होते चले गए और जो अमीर देश थे वो और अमीर होते चले गए, जिससे गरीब और अमीर के बीच समानता यानी बढ़ती गई असमानताएं। अब ट्रिकल डाउन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। और जो गरीबी और अमीरी के बीच जो गैप बढ़ रहा था, असमानता बढ़ रहा था, इसी असमानता को दूर करने के लिए जो भी गवर्नमेंट थी, सरकारें थी, अलग अलग नीतियां बना रही थी, पॉलिसीज़ बना रहे थे, ताकि गरीब और अमीर देशों के बीच का जो गैप है उसे कम किया जा सके। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। तो ट्रिकल डाउन को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। इसे मान लीजिए कि एक सरकार योजना बनाई है और उस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए कुछ राशि को आवंटित किया है। तो जब वो राशि गरीबों तक पहुँचे तो इसके पास तो जो सबसे ऊपर वाले लोग होते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में राशि पहुंच जाती है। उसके नीचे जैसे जैसे ये डाउन होते जाता है उसका जो अमाउंट है वो घटते जाता है। तो इसी चीज़ को ट्रिकल डाउन कहा गया। जैसे आप इसे इस लेवल से समझ सकते हैं कि ये नेशनल लेवल हो गया यानी राष्ट्र स्तर पर, यह स्टेट लेवल हो गया राज्य स्तर पर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया यानी जिला स्तर पर, ये ब्लॉक हो गया यानी ब्लॉक लेवल पर, और एक जो है नीचे सबसे वो है पंचायत लेवल। तो कोई भी योजना जब बनाई जाती है तो सेंटर से उसके लिए जो भी राशि है वो पूरा आता है, लेकिन वही राशि गांव तक यानी गरीब तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही बचता है, यानी बहुत कम के बराबर। तो ट्रिकल डाउन में यही समझाया गया है कि कोई भी योजना गरीब और अमीर के बीच का गैप को कम करने के लिए जो प्लानिंग किया जाता है और उसमें जो चीज़ें देखी जाती है उन्हीं चीज़ों को मिडाल ने ट्रिकल डाउन कहा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस पिक्चर से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी योजना का लाभ सबसे ऊपर में जो भी व्यक्ति होते हैं उसे बहुत ज़्यादा मिलता था और जो नीचे होते जाते थे तो उसका लाभ उसे बहुत कम मिलता था। आप देख सकते हैं इसे बाल्टी भर के मिला, सबसे पहले इसका एक बाल्टी भर के मिला, उसके नीचे जो भी आया उससे छोटा बाल्टी, उससे नीचे और छोटा बाल्टी, उसके नीचे इसे तो कटोरा में मिला और सबसे लास्ट में देखिए इसे बूंद भर मिला। तो अब इसी चीज़ को मिडाल ने ट्रिकल डाउन कहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैकवाश इफेक्ट की। क्या होता है बैकवाश इफेक्ट? तो इसी में मिडाल ने कोर फेरी के बारे में विस्तार से बताया है। एक कॉन्सेप्ट है कोर फेरी का, उसे इसी थ्योरी में मिडाल ने बताने की कोशिश की है। कोई भी कोर रीजन के पास धन होता है। कोर का मतलब होता है एक विकसित क्षेत्र, यानी जिसे हम लोग सीबीडी के नाम से जानते हैं। किसी भी कोर रीजन के पास कैपिटल होता है, धन होता है, पर उस क्षेत्र में संसाधन का अभाव होता है। अब अगर इसे अपने वास्तविक जीवन से रिलेट कर पाए तो समझने में आसानी होगी। आपके नज़दीकी कोई भी शहर होगा तो क्या उस शहर में कोई भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं क्या? नहीं। तो यही चीज़ बताने की कोशिश की है, यानी जो कोर रीजन है उसके पास
धन होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके पास प्राकृतिक संसाधन का अभाव होता है। तो पेरीफेरी के पास संसाधनों व मजदूरों का आयात करवाते हैं। जो कोर रीजन है वो पेरीफेरी से जो रिसोर्सेस हैं, कच्चा माल है या फिर जो लेबर है, मजदूर है, उसका आयात करवाते हैं और इसी संसाधनों से कोई नया उत्पाद बनाकर उसे पेरीफेरी में उतार देता है, जिससे कोर क्षेत्र का विकास बढ़ते जाता है जबकि पेरीफेरी का विकास ज्यों का त्यों बना रहता है और यही बैकवाश इफेक्ट कहलाता है। आप यहाँ इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि एक कोई कोर रीजन है जहाँ पे क्या है, कैपिटल है, धन है, पूंजी है, इसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन एक इसी के बाहरी क्षेत्र में पेरीफेरी है जो कि संसाधन संपन्न है। इसके पास रॉ मटेरियल है, इसके पास लेबर है, इसके पास फूड है। अब क्या करा कि जो कोर रीजन है इस क्षेत्र से रॉ मटेरियल को और लेबर को इंपोर्ट करवा लिया और उसी रॉ मटेरियल से एक नए पदार्थ यानी एक नए वस्तु का निर्माण किया और उसे मार्केट के रूप में पेरीफेरी में भेज दिया और उसे डबल दामों में बेचकर अपना फ़ायदा कमा लिया। तो जो गरीब क्षेत्र था यानी कि जो पेरीफेरी है, इसका विकास तो हो नहीं पाया। जो भी इसके पास रिसोर्सेस था उसका यूज तो कोर रीजन कर लिया। अब ये गरीब है तो और गरीब होते चला जाएगा और ये अमीर है तो और अमीर होता चला जाएगा। तो इसी चीज़ को मिडाल ने बैकवाश इफेक्ट कहा है। कोर रीजन और अमीर होता जाता है और पेरीफेरी का रीजन और गरीब होते जाता है। तो यही था आज का हमारा सेशन। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें, और अगर आप चाहते हैं हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ फ्री में MCQ प्रोवाइड करवाया जाता है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।